मेरा नाम रेखा है। वो आज भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर शोर मचा रहा था और कह रहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं डरी सहमी घर के अंदर बैठी हुई थी। काफी देर तक मन ही मन में प्रार्थना करती रही कि वो चला जाए, और फिर वो चला ही गया और मैंने सुख की सांस ली। मेरी शादी अब से 7 साल पहले एक गांव में हुई थी और मेरी ये कहानी भी 7 साल पुरानी है। मैं शहर की रहने वाली लड़की शादी करके गांव में आ गई थी। ये रिश्ता मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुना था। मैंने उनकी मर्जी पर अपना सर झुका दिया था। जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, ये बड़े ही पुराने टाइप का गांव था। यहाँ पर पुराने रीति रिवाजों को बहुत मान्यता दी जाती थी। यहाँ कुंवारी लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और न ही वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकती थी। उनको 4 दीवारी में रखा जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तब मैंने अपनी नंद को देखा था, जो कि मेरी शादी के समय सारे मेहमानों के सामने नहीं आ रही थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ कुछ ही समय हुआ था जब अचानक मेरे पति की मौत हो गई। मेरे लिए वो दिन शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने जिस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, वो सिर्फ 1 साल में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसका शरीर अब बेजान हो गया था। मेरे पति का नाम सुखबीर था, जो कि शहर में ही नौकरी किया करता था। मेरे पिता ने उसे शहर में मेरे लिए पसंद किया था और फिर वो उनके दोस्त का बेटा भी था। मेरे ससुर जी अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहते थे, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई। सुखबीर की मौत बहुत जल्दी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं गुजरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। सुखबीर की मौत के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी कहीं रुक सी गई है। सब कुछ धीमे धीमे चल रहा है। उनकी मौत का हादसा मेरी जिंदगी में गूंजा और फिर सब कुछ जैसे खामोश हो गया। अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी अचानक मौत ने ही मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। जिस दिन मेरे पति की मौत हुई थी, लोग मुझ पर तरस खा रहे थे कि बेचारे की शादी को भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और देखो ये इतनी जल्दी विधवा हो गई। मगर ये अफसोस सिर्फ वक्ती तौर पर था, क्योंकि सब लोग यहाँ से जाने के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे और मेरे दिन वहीं रुक गए थे। जब मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब मेरी सास ने मेरे हाथों की चूड़ियाँ तोड़ दी, मेरे माथे से सिंदूर मिटा दिया, मेरे गले से मंगलसूत्र खींच लिया गया और मेरे रंगीन कपड़े भी मेरे शरीर से उतार दिए गए। मेरी सास ने मुझे 6 सफ़ेद साड़ियाँ निकाल कर दी और कहने लगी कि अब यही तुम्हारे कपड़े हैं, सारी ज़िंदगी तुम्हें इन्हीं कपड़ों में गुजारनी है। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। माँ कहने लगी कि ऐसे कैसे हमारी बेटी सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारेगी। हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हर लड़की के लिए ससुराल में रहने का सबसे बड़ा मकसद उसका पति होता है। जब उसका पति ही अब नहीं रहा तो वो यहाँ किसकी खातिर रहेगी। मैं तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, ज़मीन को घूर रही थी। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पति की मौत का गम मेरे दिल पर ज़ख्म बनकर लग चुका था और वो ज़ख्म मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा कि यह हमारे बेटे की पत्नी थी, हमारे बेटे की विधवा। हमारे गांव का रिवाज है कि कोई भी लड़की अपनी ससुराल छोड़कर नहीं जाती। आपने अपनी बेटी को बहू बनाकर हमें दे दिया, इसका मतलब वो हमारी हो गई। अब ये इस घर में अपने पति की विधवा बनकर रहेगी। ज़रूरी नहीं कि पति जिंदा हो तभी कोई पत्नी अपने घर में रह सकती है। ये हमेशा हमेशा यहाँ रहेगी और विधवा की ज़िंदगी गुजारेगी। इस बात पर तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी सास के आगे हाथ जोड़े और कहा कि बहन, मेरी बेटी पर ऐसा जुल्म मत करो। अभी तो वो जवान है, उसकी उम्र ही क्या है। इसे हमारे साथ जाने दो, हम इसकी दूसरी शादी करवा देंगे, हम इसका ख्याल रखेंगे। यहाँ हमारी बेटी न जाने किस हाल में रहेगी। मगर आसपास की औरतें भी मेरी माँ को खामोश करने लगीं और कहने लगीं कि बहन, तुम शहर के रिवाज अपने पास रखो। यहाँ गांव में जो रीति रिवाज चलते हैं, गांव के लोग उसी को अपनाएंगे। तुम्हारी बेटी को यहाँ पर रहकर एक विधवा की ज़िंदगी गुजारनी ही होगी। हमारे पूर्वजों का कहना है कि जो औरत अपनी ज़िंदगी अपने पति के लिए विधवा बनकर समर्पण कर देती है,
उसको हमारे गांव में बहुत इज्जत मिलती है, यहाँ तक कि इसकी वजह से उसका पति स्वर्ग पहुंचेगा और उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिलती रहेगी। मेरी माँ कहने लगी कि नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ होता है। मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगी। मगर मेरे ससुराल वालों ने उनकी एक न चलने दी। यहाँ तक कि पूरा गांव एकजुट हो गया और सभी का यही कहना था कि इस गांव की विधवा यहाँ से नहीं जा सकती। आपने ये सब कुछ अपनी बेटी को इस गांव में बिहाने से पहले क्यों नहीं सोचा? जिस पर मेरी माँ ने कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी जल्दी विधवा हो जाएगी, इसका भाग्य इतना खराब निकलेगा। मगर किसी ने भी मेरी माँ और पिताजी की नहीं चलने दी। गांव के सरपंच का कहना था कि आज तक हमारे गांव के उसूलों के खिलाफ कोई नहीं गया। रेखा अपने पति की आत्मा की सुख शांति के लिए विधवा बनकर अपनी ससुराल में जिंदगी गुजारेगी। न इसे सजने संवरने का हक मिलेगा और ना ही इसे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ऐसा हमारे गांव के नियमों के खिलाफ है। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विधवा की दूसरी शादी करवाई जाए या फिर उसे आज़ादी दी जाए। ये अपने पति के घर में रहेगी और अपने ससुराल वालों के कर्तव्य का पालन करेगी और उनके नियमों के हिसाब से चलेगी। अगर इसने ये सब कुछ नहीं किया तो ऊपर वाला इसके पति को अशांति देगा। मैं जो खामोश बैठी वहाँ पर ये सब कुछ सुन रही थी। दूसरी तरफ मेरी माँ चीख चीख कर रोने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। हमने तो यहाँ इसे अपनी ससुराल में खुश रहने के लिए भेजा था, मगर हमें क्या पता था कि हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। माँ ने मुझे खूब झंझोड़ा और कहने लगी कि तू कुछ क्यों नहीं बोलती बेटा, मैं तुझे विधवा की ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती, तो कुछ बोल बेटा। और कहा कि तुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं जो अभी तक सपने में बैठी हुई थी, माँ के झंझोड़ने पर सिर्फ एक शब्द बोली कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे अपने पति की आत्मा को शांति दिलवानी है। आप यहाँ से जाओ माँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इस बात पर मेरी सास एक ही झटके से बोल पड़ी और कहने लगी कि देख लिया ना, सुन ली अपनी बेटी की बात, वो भी चाहती है कि उसका सुहाग ऊपर स्वर्ग में रहे और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जल्दी ही नरक में पहुंच जाएगा। एक यही है जो उसे स्वर्ग ले जा सकती है। इसकी तपस्या ही तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति पहुंचाएगी। जब हमारी बहू यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम भी हमारी बहू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। गांव की मौजूद औरतों ने यही कहा कि अब तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये यहाँ रहना चाहती है, अपने पति के लिए कुछ करना चाहती है। मेरी माँ खामोश हो गई। उधर मर्दों में भी यही बात चल रही थी। जब उनको मेरे बारे में पता चला कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ तो मेरे पिताजी का भी सर नीचा हो गया और फिर मजबूरन मेरी माँ और पिताजी को अकेले ही गांव से रवाना होना पड़ा। हालांकि वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे सफ़ेद रंग की साड़ी पहना दी गई। मुझे लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, कुछ वक्त के लिए है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये सफ़ेद रंग की साड़ी मेरी ज़िंदगी की इस कैद का हिस्सा बन गई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरी एक जवान नंद थी जिसका नाम चंचल था। मैं विधवा क्या हुई, इस घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर डाल दिया गया था। ऐसे जैसे मैं विधवा नहीं हुई, बल्कि इस घर में बहू का रूप छोड़कर नौकरानी का रूप धारण कर लिया है। मेरी सास, जो पहले मेरी सास एक माँ की तरह रिएक्ट करती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, गांव वालों से हमेशा मेरी तारीफ करती थी, कहती थी कि मेरी बहू तो लाखों में एक है, शहर से बड़ी सुंदर बहू चुनकर लाई हूँ, मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहुत फिक्र करती है, मेरा बेटा भी उसे बहुत पसंद करता है। मेरी सास घर के कामों में मेरे साथ बराबर से हाथ बटाया करती थी। मेरे पति भी मुझे बहुत इज्जत दिया करता था। मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी समान समझा था। लेकिन अब तो जब से मैं विधवा हुई थी, मुझ पर काम ही इतना ज़्यादा डाल दिया गया था जैसे मैंने खुद ही अपने पति की जान ली है और इस चीज़ की सज़ा मुझे दी जा रही है। मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। खाने से लेकर सफाई तक सब कुछ मेरे सर पर डाल दिया गया था। सुबह की शुरुआत किचन से और फिर झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना, छत की सफाई लगाना, सबको नाश्ता देना, बस दिन इस सब में गुजर जाता था। एक दिन मेरी नंद चंचल, जो मुझसे उम्र में सिर्फ 3 साल छोटी थी,
मेरे पास आकर कहने लगी कि भाभी, माँ कह रही है कि आज लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, आप मेहमानों के सामने मत आना। मैंने फौरन नज़र उठाकर उसे सामने देखा, लेकिन कुछ कहे बिना ही अपने काम में लग गई। ये पहली बार नहीं था जब मुझे इस तरह से छुपाकर रखा गया हो। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे छत पर भी घूंघट डालकर भेजा जाता था। मेरे साथ इस घर में वो सब कुछ हो रहा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन जब घर की दीवारों पर पेंट करवाना था तो मैं पेंटर को चाय देने के लिए चली गई तो मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई पराए मर्द के सामने आने की। मुझे डांटकर उन्होंने फौरन कमरे में भेज दिया था। उसी दौरान हमारी एक पड़ोसन जो कभी कभी हमारे घर बातें करने के लिए आ जाती थी, मेरे पास आई और कहने लगी कि ऊपर वाला तुम्हें सब्र दे, लेकिन तुमने तो खुद को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। बेटा, कभी कभी घूंघट डालकर बाहर भी निकल जाया करो। तुम्हारी सास ने तुम्हें ज़्यादा ही कैद में रखा हुआ है। विधवाओं को इतना भी कैद में नहीं रखा जाता बेटा। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन मेरी मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू छिपे हुए थे ये सिर्फ मुझे ही पता था। मेरी नंद का रिश्ता तय हो चुका था। उसकी सगाई की तैयारियां जोर जोर से की जा रही थी। एक दिन शाम को घर में शोर सा हुआ। पता चला कि लड़के वालों ने एक लंबी फरमाइश की लिस्ट भेज दी है। मेरी सास परेशान हो गई थी। ससुर जी ने कहा कि हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे, इज्जत का सवाल है। फिर मुझसे कहा गया कि कुछ बर्तन और कपड़े बाजार से खरीदने हैं। लिस्ट मुझे दे दी गई थी और पैसे भी। थोड़ी देर तक मैं पैदल चलती रही। बाजार काफ़ी दूर था। मैंने अपनी पड़ोस की एक औरत के साथ जाकर अपनी नंद के लिए शॉपिंग की। फिर मैं घर आने लगी। शॉपिंग का बैग बहुत भारी हो रहा था। वापसी पर आते समय मेरी चप्पल टूट गई, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सारे रास्ते में टूटी हुई चप्पल से घर वापस आई थी। पड़ोसन अपने घर चली गई थी और मैं अपनी ससुराल वापस आ गई थी। एक दिन अचानक बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती लेकर घर के आंगन में पहुंची तो देखा कि मेरी नंद और उसकी सहेलियां हंसी मजाक कर रही थी। मैंने मोमबत्तियां वहां पर रख दी और खामोशी से किचन में चली गई। पीछे से किसी ने कहा कि विधवा होकर भी हंसी सुन रही हो। मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस किचन में आकर अपने काम में लग गई। एक रात जब मैं देर से फ्री हुई तो देखा मेरे लिए बिस्तर बाहर आंगन में लगाया गया। मैं हैरान हो गई तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे कमरे में मेहमान है, तुम बाहर सो जाओ। लेकिन सर्दी के दिन थे। उस रात बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, मगर मुझे तो जैसे इस घर में एक ऐसी चीज़ समझ लिया गया था जो बिल्कुल बेकार है, इसलिए मैं वहीं पर लेट गई। मुझे ओढ़ने के लिए भी रज़ाई नहीं दी गई, बस एक पतली सी चादर थी। मैं उसे ही लपेट कर सो गई और आसमान पर चमकते तारे जैसे इस बात के गवाह बन रहे थे कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं उस पर बहुत सब्र कर रही हूँ। एक दिन इस गांव में मेरी एक पुरानी दोस्त आई। अभी कुछ दिन पहले उसकी भी इसी गांव में शादी हुई थी। हम दोनों बहुत पक्की सहेलियां थे, लेकिन शादी के बाद मैंने उससे कांटेक्ट नहीं रखा था। जब उसे पता चला कि मेरी शादी भी यहाँ हुई है तो वो फौरन मुझसे मिलने के लिए आ गई। उसने कहा कि रेखा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। मैंने कहा, बस नीतू, कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद ब खुद बदल जाती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अच्छा तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन मेरे घर रहो, तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है। मैंने अपनी नज़रें चुरा ली। मैं जानती थी कि अब मेरी जगह और मेरी जिम्मेदारियां वही हैं जिन्हें मुझे निभाना है। ये सब जिंदगी के वो दो रंग थे जिन्हें मैंने खामोशी से सहा। हर दिन मेरे लिए एक नया इम्तिहान होता था। मैं हर दिन एक नया जख्म लेकर सोती थी, लेकिन जुबान पर कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि बेटी का सब्र ही उसका जेवर होता है, और मैं वो जेवर हर रोज़ पहनकर जीती थी। चंचल की शादी की तारीख करीब आ रही थी और घर में हर तरफ खुशी के रंग बिखरे हुए थे, लेकिन मेरे हिस्से में वही पुरानी सफ़ेद साड़ी, वही किचन, वही घर के काम और वही खामोशी रह गई थी। सुबह की शुरुआत अब सिर्फ झाड़ू और बर्तन धोने से नहीं होती थी। अब तो सास ने मुझे शादी की तैयारियों के लिए दोपहर तक चूल्हे के सामने खड़े रहने के लिए कह दिया था। एक दिन मेरी सास कहने लगी कि चंचल के कपड़ों पर इस्त्री होनी है। तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, हमेशा खाली रहती हो, चलो आओ और उसके कपड़ों पर इस्त्री कर दो। मैंने खामोशी से चंचल के सारे कपड़ों पर इस्त्री करनी शुरू कर दी थी। उसकी शादी के जोड़े थे, इसलिए बहुत सारे थे। इतने बहुत सारे कपड़ों पर भारी इस्त्री से कपड़ों की सिलवटें निकालने की वजह से मेरे हाथों पर छाले पड़ गए थे।
मेरे हाथ सूजने लगे थे, आंखों में नींद की कमी थी, लेकिन शिकायत नहीं कि मेरी नंद मेरे पास से गुजरी तो कहने लगी कि भाभी, आपको देखकर दिल दुखता है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि कभी इस गांव की किसी औरत का सुहाग न उजड़े, कभी मेरे साथ भी ऐसा न हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं फिर भी खामोश रही। उसने यही कहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने धीरे से कहा कि तुम बस खुश रहो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो। भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे। शादी की तैयारियां तेज़ हो गई थी। हर रोज़ घर में मेहमान आ रहे थे, लेकिन मुझे अंदर ही रखा जाता था। एक दिन जब घर में डेकोरेशन वालों का शोर हुआ, मैंने दरवाजे की आड़ से झांकने की कोशिश की तो सास की आवाज़ आई कि तुम्हें ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन कुछ सामान बाजार से लाना था। मेरी सास और नंद बिजी थे। मुझे बाजार भेज दिया गया। जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो बारिश शुरू हो गई। हाथ में 2 बड़े बड़े बैग थे और मैं भीगती हुई तेज़ी के साथ घर पहुँची। मेरे कपड़े भीग चुके थे, सर्दी से बदन कांप रहा था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सास कहने लगी कि तुम्हारे कपड़ों का पानी अंदर नहीं आना चाहिए, सारा घर गंदा हो जाएगा। जल्दी से बाहर ही कपड़े निचोड़ लो और फिर अंदर आना। मैं कुछ कहे भी नहीं उनकी बात पर ध्यान देते हुए अंदर चली गई थी। मेहंदी की रस्म होने से 2 दिन पहले ही घर में सारे मेहमान आने शुरू हो गए थे। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं सिर्फ अंदर के कमरे में ही रहूंगी, बाहर नहीं आऊंगी। अगर उनको कोई काम होता तो वो कहती कि बाहर आ जाओ और अपने चेहरे को घूंघट से अच्छी तरह से ढक लो, ताकि कोई तुम्हारा चेहरा न देख सके। उसी दौरान मैंने नोटिस किया कि मेरी नंद का होने वाला पति हमेशा खामोश रहता था। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ आया तो मैं दरवाजे के पीछे से उसे देख रही थी। मेरी नंद की बातों पर वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग सा दुख था। मेरी सास ने बाद में कहा कि हमारे दामाद का बर्ताव कुछ अजीब सा है, परिवार अच्छा है, निभा लेगा। जिस समय मेरी नंद की शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे, उस समय मेरी सास ने मुझे उन पर नाम लिखवाने के लिए बुलाया और कहा कि जिन जिन लोगों के घरों में कार्ड जाने हैं उनके नाम लिख दो। तुमसे ये काम तो बहुत अच्छे से आता है, एक यही तो खूबी है तुम्हारे अंदर। शहर की पढ़ी लिखी बहू लाने का इतना तो फायदा हुआ कि कलम अच्छी तरह से चला सकती है। शादी शुरू होने से 1 दिन पहले मेरी नंद की सारी सहेलियां घर में आकर हंसी मजाक कर रही थी और मैं किचन के दरवाजे पर उनकी बातें सुन रही थी। उस रात सब सो गए और मैं बाहर आंगन में बैठकर कपड़े तय कर रही थी। मेरे बराबर में बैठी मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम थक गई हो, लेकिन टूटी नहीं हो। शादी का दिन भी आ गया था। पूरा घर खुशी में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं था। सुबह से ही मुझे काम सौंप दिए गए थे। मेरी सास ने कहा था कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेहमान स्पेशल होंगे, तुम्हें सिर्फ किचन देखना होगा। वो शादी वाले दिन अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर हमारे घर में आया था। बारात दूसरे शहर से आई थी, इसलिए उनके रुकने का बंदोबस्त भी कर दिया गया था। घर के काम इतने थे कि मेरे लिए नींद की कमी हो गई थी और हाथों में खाना बना बनाकर छाले पड़ गए थे। मैं जब बाहर मिठाई रखने के लिए आंगन में निकली तो एक टेबल पर पहुंचते ही जैसे ही मैंने मिठाई रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। क्या ये वही रेखा है? मैं चौंक गई थी। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो काले रंग के सूट बूट में एक लंबे कद का इंसान खड़ा हुआ था। उसका नाम जगदीप था। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैंने फौरन अपनी नज़र नीची कर ली थी और खामोशी से पलटकर वहां से जाने लगी। तभी मुझे आवाज़ आई, रेखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने काम तेज़ किया और मैं किचन के अंदर आ गई थी। सास सामने से आ गई और कहने लगी कि कहाँ घूम रही हो, अंदर मेहमान बैठे हैं, उनको ठंडा पानी दो और खुद छुप कर बैठ जाना, कोई काम हो तभी बाहर आना। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और पानी लेने के लिए जब दूसरे कमरे के कोने में गई तो वहीं जगदीप एक कोने में खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। उसकी नज़र मुझसे बातें कर रही थी और मैं नज़र बचाकर अपने काम में बिजी रही। मेरी नंद की सहेलियों ने हल्ला गुल्ला किया हुआ था। मैंने सबको पानी दिया और जब जगदीप के पास पहुंची तो उसने फिर से धीमी आवाज़ में कहा, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। मैं रुकी लेकिन नज़र नहीं उठाई। उसने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा था। उसकी आवाज़ मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी।
मैंने कहा कि ये जगह और ये वक्त बात करने के लिए ठीक नहीं है। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ गई और मैं फौरन वहाँ से हट गई। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो, चलो जाओ जाकर मेहमानों की देखभाल करो। मैं जल्दी से किचन में आई और सुकून का सांस लिया। मेरे लिए एक पुरानी किताब खुल गई थी। जगदीप कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा क्लासमेट था। पढ़ाई में मेरी बहुत मदद किया करता था। एक दिन उसने मुझसे बातों ही बातों में कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आज जब वो मेरे सामने आया तो जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैं सोचती थी कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शादी की रस्में भी हो रही थी। जगदीप मेरी नंद के पति का दोस्त था। इस बीच जगदीप बार बार मुझ पर नजर रख रहा था, मगर मैं उसे नजरअंदाज कर रही थी। वो मेरी इस अंदाज को समझ गया था। सुबह के समय शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। मेरी नंद की विदाई का समय आ गया था। बारात विदा होने वाली थी। तब जगदीप मेरे करीब आकर धीरे से कहने लगा कि मैं कल आऊँगा, अकेला, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरी नंद तो विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। घर से सारे मेहमान भी चले गए थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या मुझे जगदीप से बात करनी चाहिए या हमेशा के लिए उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मैं रोज़ की तरह आंगन की सफाई लगा रही थी जब मेरे सास ससुर कहने लगे, हमारे गांव में शादी के दूसरे दिन बेटी को मायके लाने का रिवाज है, हम उसे लेने के लिए जाएंगे। तुम घर का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना और खामोशी से सारे काम करती रहना। मैंने कहा कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग चले गए थे। उनके जाने के ही कुछ देर के बाद घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने झांक कर देखा तो जगदीप खड़ा हुआ था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और कहा कि तुम आ गए हो। वो कहने लगा कि हाँ, तुमसे वादा किया था ना, अपनी बात पूरी करने के लिए आया हूँ। मैंने इधर उधर देखा। मेरे सास ससुर तो जा चुके थे। मैंने धीरे से उसे घर के अंदर आने का इशारा किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर आते ही जगदीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि रेखा, तुम्हें याद है कॉलेज का हमारा पहला दिन जब तुम नोट्स गिराकर रोने लगी थी? मैंने नज़रें चुरा ली। मैंने कहा कि हाँ याद है, लेकिन वो वक्त चला गया। तुम मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर अब मेरे लिए एक अजनबी इंसान हो। जगदीप कहने लगा कि वक्त बदलता है, लोग नहीं। तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। मैंने कहा कि वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब मैं वो रेखा नहीं हूँ जो कभी तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी, तुम्हारे साथ हंसी मजाक किया करती थी। उसने मेरी बात नज़रअंदाज की और कहने लगा, जब तुमने कॉलेज छोड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम्हारी कभी कोई खबर ही नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई, तब मैं खामोश हो गया। लेकिन परसों रात जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ पूरा हो गया है। मैंने कहा, अधूरे सपने सब देखते हैं, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही जिसमें तुम थे। तुम्हारे लिए भी अब इसमें जगह नहीं है। जगदीप कहने लगा कि मैं तुम्हें इल्ज़ाम देने नहीं आया, सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या तुम खुश हो? मैं खामोश हो गई। खुशी तो मेरे लिए जैसे एक सपने के जैसी थी और इस सफ़ेद साड़ी के पीछे दफन हो चुकी थी। जगदीप ने फिर से पूछा कि तुमने मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं किया था? मैंने धीरे से कहा कि वो सब सिर्फ कॉलेज का एक हिस्सा था। उस समय भी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचती। मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और जल्द ही मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ भी बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे मेरे बीच पहले अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं तुम्हें पसंद करता था। तुम कभी इस बात को समझ ही नहीं सकी, मगर मैं ही पागल निकला। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने ही देर कर दी थी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि तुम्हारा पति मर गया। अब किस्मत ने मुझे दोबारा से एक और मौका दिया है तुम्हारे करीब आने का। मैं अब की बार तो कोशिश कर सकता हूँ ना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ मेरी सास की मर्जी चलती है। वो मेरे पीछे साई की तरह रहती हैं। तुम इस गांव के माहौल के बारे में नहीं जानते। यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी सोच है। मुझे यहाँ सिर्फ इसीलिए रहने दिया गया क्योंकि मैं अपने पति की विधवा हूँ। मैं यहाँ अपने पति की विधवा बनकर जिंदगी गुजारती रहूंगी तो ऊपर स्वर्ग में मेरा पति खुश रहेगा। इस पर धीमे से जगदीप मुस्कुराया और कहने लगा,
और तुम पढ़ी लिखी लड़की इन लोगों की बातों में आ गई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए तो मैं वही जगदीप हूँ जो तुम्हें हमेशा इज्जत देता था। मैं तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा, तुम्हारे फैसले की कदर करूंगा। मैंने उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब तुम जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो उठा और कहने लगा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली गई हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। तुम अपने आप को दिन ब दिन मार रही हो। अपने साथ इतना बुरा मत करो रेखा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरे सास ससुर भी चंचल को लेकर वापस आ गए थे, लेकिन जब मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुई तो गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि पास की एक औरत ने बताया था कि यहाँ एक लड़का आया था। किससे बातें कर रही थी तुम? कौन आया था? मैं घबरा गई। मैंने कहा कि गांव का ही लड़का था, मुझे सामान की ज़रूरत थी, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर कुछ सामान मंगवा लिया था। पानी पीने का कहने लगा तो घर के अंदर बुला लिया। मेरी सास कहने लगी कि आज तो तुमसे ये गलती हो गई, लेकिन आइंदा नहीं होनी चाहिए। हमारे पीछे किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना, और अगर किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो हमारे आने का इंतज़ार करना। मैंने कहा कि जी माँ जी। इतना कहकर मैं जल्दी से किचन में आकर किचन के कामों में लग गई थी। अगले दिन फिर से लगभग 10 बजे का समय होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो जगदीप खड़ा हुआ था। मैं फौरन पीछे हुई। मैंने कहा कि तुम बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे? वो धीरे से कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें विधवा की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ रेखा, जो तुम्हें मार रही है। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि ये मेरी जिंदगी है और तुम्हें यहाँ पर आने का कोई हक नहीं है। जगदीप ने मुस्कुराकर कहा, तो सबके सामने आकर तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा कि तुम नहीं जानते इस घर का और गांव का माहौल कैसा है। इस गांव में मेरी हैसियत सिर्फ एक विधवा की है। दूसरी शादी करना यहाँ पाप समझा जाता है। जगदीप ने एक कदम करीब आकर कहा, तो क्या तुम खुद को सारी उम्र यहाँ कैद कर दोगी, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी? मैंने दरवाज़ा थाम लिया और कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगी। तुम्हें यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। शायद वो चला गया था। दोपहर का समय था। जब मैं सबको खाना परोस रही थी तब मेरी सास कहने लगी कि सुबह के समय दरवाजे पर कौन आया था। किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, माँ जी, कोई भी तो नहीं था। अच्छा याद आया, पड़ोस का एक बच्चा था, हमारे आंगन में उसकी बॉल आ गई थी, बस उसी से बातें कर रही थी। बड़ा प्यारा ही बच्चा था। मेरी सास कहने लगी कि बड़ी बच्चों से बातें करने लगी हो आजकल। आइंदा अगर दरवाजे पर किसी से खड़े हुए बातें करते पाया ना तो इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी। मैं खामोश हो गई थी और डर गई थी। मेरी नंद भी मायके में रुकने की रस्म पूरी करने के बाद अपनी ससुराल वापस चली गई थी, लेकिन वो अपनी माँ को बार बार फ़ोन करके उनसे बातें किया करती थी। उसको अपने पति के थ्रू जगदीप और मेरे बारे में पता चल गया था कि हम दोनों पहले पुराने दोस्त रह चुके हैं और जगदीप मेरे घर पर मुझसे बात करने के लिए आता है। इस बारे में उसने फ़ौरन ही अपनी माँ यानी कि मेरी सास को बता दिया था। मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, क्या तुम मुझे अपनी दुश्मन समझती हो? मुझे सब पता है कि क्या बात है। तुम दूसरी शादी करना चाहती हो। वो लड़का इसीलिए यहाँ पर आता है। देखो, अगर तुमने कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाया ना तो तुम पर बहुत सारी मुसीबत आ जाएगी। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई थी। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए सिर्फ ये सफ़ेद साड़ी है। तुम मेरे बेटे की विधवा हो। आइंदा अगर तुम्हारे दिल में किसी दूसरे का ख्याल आया तो अच्छा नहीं होगा। सुबह मैंने फ़ोन पर अपने पिताजी से बात की। वो चुप थे और कहने लगे कि बेटा, तुमने हमारी बात नहीं मानी। अगर उस दिन तुम आवाज़ उठाती तो हम तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आते और शायद तुम्हें वहाँ इस तरह बेरंग जिंदगी ना जीनी पड़ती। फिर थोड़ी देर मेरी माँ से बात हुई। मैंने उनको जगदीप के बारे में बता दिया था। माँ कहने लगी, बेटा, अगर वो शरीफ लड़का है और तुम्हें कबूल करता है तो तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे ससुराल वालों की जैसी सोच है ऐसी सोच हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हमें तुम्हारी खुशी प्यारी है बेटा। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे पास ये पहला मौका है, तुम इसे अपने हाथ से मत जाने दो।
इधर घर में मेरी सास मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने दे रही थी, बार बार जगदीप का कहकर मुझे जलील कर रही थी। अगले दिन फिर से जगदीप मेरे घर के दरवाजे पर आया और उसने हर बार की तरह फिर से वही बात की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मैंने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला। वो बार बार मेरा नाम लेकर दरवाज़ा पीटता रहा और सास मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा होकर खुद ही चला गया, जिस पर मेरी सास ने मेरे माता पिता को फ़ोन करके उनसे शिकायत की और उनसे कहा कि आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है, यहाँ पूरे गांव में हमारी इज्जत को नीलाम करती फिर रही है। हम इसे निकाल नहीं सकते, न बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आप ही फैसला करो कि हमें इसका क्या करना है। मेरी माँ चुप रही, रोती रही, लेकिन उन्होंने मेरी सास से सिर्फ इतना कहा कि हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया। अगर उसे कोई लड़का पसंद करता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम वहीं आकर बात करेंगे। हमारी बेटी को इल्ज़ाम मत दो। जगदीप को जब ये बात पता चली तो अगली सुबह वो घर के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो फिर से दरवाज़ा बजाने लगा तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन उसके दरवाज़ा बजाने की आवाज़ पर मेरी सास बाहर आ गई और उससे झगड़ने लगी कि हमारी ज़िंदगी में तमाशा बनाने के लिए आ गए हो। जिस पर जगदीप ने कहा कि मैं रेखा से शादी करना चाहता हूँ, इज्जत से रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। मेरी सास हंसी और कहने लगी कि एक विधवा का रिश्ता लेकर आए हो, तुम अंधे हो या बेवकूफ़। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सास ने उसे धक्का देकर निकाल दिया। घर के बाहर शोर शराबा होने की वजह से गांव के सारे लोग एक एक करके इकट्ठा हो गए थे और सभी एक विधवा की दूसरी शादी के खिलाफ थे। जगदीप तो सबके सामने कुछ नहीं कह सका, लेकिन खामोशी से वापस चला गया। उसी रात मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, खाना भी नहीं दिया गया। मेरे ससुर जी भी मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे थे। हर कोई मुझे बुरा भला कह रहा था। मैं कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। ये सब मेरी बर्बादी की शुरुआत बन गया था। मैं बेकसूर थी, फिर भी न जाने मुझे किस कसूर की सज़ा दी जा रही थी। जगदीप की जिद अब एक हकीकत बन चुकी थी। हर सुबह सवेरे की पहली किरण के साथ वो दरवाजे पर मौजूद हो जाता था। उसकी मौजूदगी की खबर मिलते ही गांव वाले भी अब बातें करने लगे थे कि ये वही लड़का है ना जो इस विधवा के पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। और हर दिन की तरह मेरी सास गुस्से में आ जाती थी, कहती थी कि हर रोज़ आकर गांव में तमाशा लगाते हो। एक दिन तो मेरे ससुर जी की लड़ाई जगदीप से हो गई थी और मेरी नंद ने भी मुझे कहा कि भाभी, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता को बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम जगदीप से मना क्यों नहीं करती कि वो यहाँ आकर तमाशा ना लगाया करे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे माता पिता की बात नहीं टाली, हमेशा उनको अपने माता पिता समान समझा है। एक दिन जब मैं आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। सास झटपट बाहर आ गई और फिर जगदीप की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि मैं रेखा से बात करना चाहता हूँ, उससे मेरी बात करवा दो। मैं उससे शादी की बात करने के लिए आया हूँ। सास ने चीख कर कहा, वो हमारे बेटे की विधवा है। जगदीप ने धीरे से कहा मगर मजबूत शब्दों में कहा, वो विधवा है लेकिन इंसान भी है। उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, उसको जीने का हक है। मेरी सास ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाकर शोर मचाने लगी और फिर चिल्लाते हुए मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो मुझे साफ साफ कह दो, हम अभी तुम्हें यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि हम रोज़ रोज़ की बेइज्जती से बहुत तंग आ गए हैं। मैंने अपने हाथ पहुँचते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद यहाँ आता है। मैं आप लोगों को कब तक समझाऊं? मेरी आवाज़ कांप रही थी मगर मेरे शब्द साफ थे। दूसरे दिन वो फिर आ गया। इस बार मेरे ससुर दरवाजे पर आए और कहने लगे कि बेटा, हम तुम्हें समझाते समझाते थक गए। ये लड़की हमारे बेटे की निशानी है और हमारे गांव में विधवा की दूसरी शादी नहीं होती। हम अपने गांव के उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। जगदीप ने कहा कि यही बात मैं एक बार रेखा के मुंह से सुनना चाहता हूँ, जिस पर मेरे ससुर जी खामोश हो गए थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तीसरे दिन फिर से जगदीप आ गया। इस बार उसके साथ दरवाजे पर उसके 2 दोस्त भी आए थे। उन्होंने कहा कि रेखा को घर से बाहर निकालो। एक बार मैं उसके मुंह से इनकार सुनना चाहता हूँ। अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन इनकार नहीं किया तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा और शादी ही करूँगा। तभी मेरी सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहने लगी कि आज तो हद ही हो गई। उन्होंने दरवाजे से झांका और ताला लगा दिया। मैं रात भर कमरे में बंद बैठी रही। जगदीप की आवाज़ गूंजती रही
कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रेखा, और तुम्हें इज्जत से अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार कह दो, हाँ या ना। अगली सुबह गांव के कुछ लोग दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। मेरे ससुर जी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जगदीप से झगड़ना शुरू कर दिया और कहा कि ये रोज रोज का क्या तमाशा लगाते रहते हो। यहाँ आकर जगदीप की आंखों में थकन थी पर हार नहीं थी। उसी रात मेरी सास ने मुझे एक बार फिर बुलाया और कह दिया कि सुन लो, अगर तुमने उससे शादी की तो तुम हमारे लिए मर जाओगी। समझो कि हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर भी नहीं जाने देंगे। इसी गांव में रहकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मैंने धीरे से कहा कि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? क्या विधवा होना कोई पाप है? क्या आपके बेटे को मैंने मारा था जो आप मुझसे न जाने किस कसूर का बदला ले रही हैं? उन्होंने कहा कि तुम इस गांव की पहली विधवा नहीं हो, तुमसे पहले भी कई विधवा अपने सारे शौक मार चुकी हैं। मैं खामोश रही और दिल ही दिल में सोचती रही कि कब तक मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के डर में कैद रखूंगी। सुबह का समय था और मैं किचन के चूल्हे पर सबके लिए चाय रख रही थी जब फिर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरी सास ने फौरन आवाज दी कि देखो जरा, आज फिर वही तो नहीं है। मैंने अपने सर पर पल्लू रखा और धीरे से दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जगदीप बाहर खड़ा हुआ था। इस बार उसकी आंखों में न नरमी थी और न ही रिक्वेस्ट। उसने दरवाजा थाम लिया और सख्त शब्दों में कहने लगा कि बस बहुत हो गया, अब बस करो, अपनी जिंदगी को दूसरों के रहम पर डालना छोड़ दो। मैंने दबे शब्दों में कहा तुम यहाँ से चले जाओ। उसने जवाब दिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, तुम्हें सच सुनना होगा। ये लोग तुम्हें कैद करके बैठे हुए हैं, तुम्हारा हक दबा रहे हैं। तुम खामोश हो, आखिर कब तक तुम खामोश रहोगी? मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो उसने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपनी जुबान से नहीं कह देती कि तुम इस घर में बहुत खुश हो और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। गुस्से से मेरी सास की आवाज़ गूंजी, आखिर किस बात का शोर हो रहा है? दरवाज़ा बंद करो और अंदर आओ। मैंने दरवाजे से पीछे हटते हुए कहा कि बस कर दो, और ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जगदीप ने आखिरी बार कहा, तुम सिर्फ एक बार आ जाओ, सिर्फ अपने दिल की सुनो। और वो पीछे मुड़ गया। दरवाज़ा बंद किया तो पीछे मेरी सास खड़ी हुई थी कि कितनी बार कहा है कि उससे बातें मत किया करो, दोबारा आया तो हम तुम्हें उसी समय घर से निकाल देंगे। मैं चुप रही, किचन में वापस अपने काम में लग गई, लेकिन दिल में हलचल थी। पहली बार किसी ने मेरे सामने खड़े होकर कहा था कि मैं चाहूँ तो सब कुछ बदल सकती हूँ। अगले दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि वो लड़का तुम्हारे दरवाजे पर आता है क्या? ये सच है? मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ कहने लगी कि बस बेटा, अगर वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है, तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार है, तो फिर हम तुम्हारी ससुराल जाकर बात करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मेरी मर्जी की बात सुनी थी। दूसरे ही दिन मेरे माता पिता मेरे ससुराल पहुंच चुके थे। अपने साथ पुलिस को लेकर आए थे और साथ ही उन्होंने जगदीप को भी बुला लिया था। पुलिस के आ जाने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। यहाँ तक कि अब की बार तो सरपंच जी भी आ गए थे। पुलिस वालों ने कहा कि अगर लड़का और लड़की शादी के लिए राजी हैं तो आपको अपने गांव के उसूलों को बदलना होगा, वरना हमें कोई एक्शन लेना पड़ जाएगा। दूसरी तरफ सरपंच जी ने कहा कि ये लड़का यहाँ रहकर इन लोगों को तंग करता है, लड़की इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, वो अपने पति के इस गांव में और अपने ससुराल में रहना चाहती है। जगदीप कहने लगा, अगर यही बात है तो आप एक बार देख के मुंह से कहलवा देंगे तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मुझे बुलाया गया। जब पुलिस के सामने मुझसे बात करने के लिए कहा गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज मुझे हिम्मत करके अपने लिए लड़ना था। मैं जानती थी कि एक बार मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनको ही उल्टा उनको यहाँ से जाने के लिए कहा था। लेकिन अब की बार वो मेरी मदद के लिए पुलिस को लेकर आए थे। इस घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने पुलिस से कह दिया कि मैं जगदीप के साथ शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर जगदीप के और मेरे माता पिता के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई थी, लेकिन सारे गांव के लोग भड़क उठे थे। मगर पुलिस ने मेरी सहायता की और खुद मेरी अपनी मौजूदगी में जगदीप के साथ कोर्ट मैरिज करवाई। मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत अहम था। मैं चाहती तो सारी जिंदगी अपने पति की विधवा बनकर रह सकती थी, लेकिन जो जुल्म उनकी माँ ने मुझ पर किया उसको अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस गांव में हर विधवा औरत के साथ बहुत बुरा होता है,
ये बात पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने फौरन मीडिया को फ़ोन किया। सोशल मीडिया और टीवी चैनल और अखबार हर तरफ इस चीज़ को लेकर खबर फैलने लगी थी और लोग गांव आकर गांव के सरपंच का इंटरव्यू लेने लगे थे, जिससे सरपंच जी की बहुत बेइज्जती होने लगी। और फिर तंग आकर सरपंच जी ने पुराने उसूलों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी और बदनामी होती और फिर विधवा औरतों के साथ आगे भी उनके जीने का हक छीन लिया जाता। तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने के लिए तैयार थी। और मेरे सास ससुर जो गांव की इज्जत और मर्यादा के बीच में अपनी बेटी जैसी बहू को कैद करके रखते थे, उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आखिर ये कहाँ का रिवाज था कि अगर बहू ससुराल में ही विधवा बनकर जिंदगी गुजारे तो उसे उसके पति को स्वर्ग मिलेगा। पति को तो ज़रूर स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन इस गांव के लोग खुद नर्क का हिस्सा बन रहे थे। मैं अपने माता पिता की आज भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हिम्मत की और जगदीप का सहारा लेकर पुलिस को लेकर आ गए थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया। दूसरी तरफ मेरी शादी जगदीप के साथ हो गई थी और जगदीप इज्जत के साथ मुझे अपने घर लेकर आ गया था। यहाँ शहर आकर मैंने खुलकर सांस ली थी और जगदीप ने मुझे खुशहाल जिंदगी दी। उसके साथ मेरी जिंदगी की एक हसीन शुरुआत हुई थी। काफ़ी लंबे समय बाद मैंने रंगीन कपड़े पहने थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं जिंदगी की कैद से बाहर आ गई हूँ। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसने मुझे ज़िंदगी जीने का असली मकसद सिखा दिया। अगर वो मेरी ज़िंदगी में शामिल ना होता तो शायद मैं कभी अपनी ससुराल से बाहर ना आ पाती और ना कभी बाहर की दुनिया देख पाती। मुझे तो उस घर में जो इज्जत अपने पति के मरने के बाद नसीब नहीं हुई थी, वो यहाँ जगदीप के घर आते ही नसीब होने लगी थी। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया और आज मैं उनके घर की बहू नहीं बल्कि बेटी कहलाई जाती हूँ। तो ये थी मेरी एक विधवा होने की जीती जागती कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।